नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत 2.0 पॉडकास्ट चैनल में। आज हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज जो सीरीज़ चल रहा है हम लोगों का बिहार का, उसी सिलसिले में आज हम लोग बात करेंगे 3 डिस्ट्रिक्ट के बारे में, कैमूर, बक्सर और भोजपुर के बारे में। ये भी तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण ज़िला हैं। ख़ास करके बक्सर में लिटरेसी रेट भी बहुत अच्छा है, 84% से ऊपर है। तो और भोजपुर है, उसके बाद कैमूर है। कैमूर में पहाड़ियाँ हैं, नेचुरल रिसोर्सेज है, और भोजपुर भी। ये सब जो ये तीनों ज़िला पहले अगर मध्यकालीन इतिहास देखा जाए तो बक्सर का तो 1764 वाला की वजह से फेमस है, जो अंग्रेज़ के साथ जो लड़ाई हुआ था ब्रिटिश और इंडियंस, उसके लिए वो फेमस है। और कैमूर जो है उसमें नेचुरल रिसोर्सेज, पहाड़ियाँ यहाँ पे हैं और काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। और भोजपुर आपका, और इन तीनों ज़िलों को वही है सेम, जो कृषि प्रधान हैं। इसको कैसे और हम लोग बेहतर कर सकते हैं, हमारे साथ हैं आदित्य जी। आगे हम लोग और डिस्कस करेंगे इस पर। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, धन्यवाद विकास जी और भारत 2.0 की टीम हमारे प्रदेश आने के लिए और बिहार की जो डिस्ट्रिक्ट वाइज डेवलपमेंट की प्लान्स है उस पर डिस्कस करने के लिए। तो कंटिन्यू करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा डिस्कशन बिहार के वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें कि हम थोड़ा सा रोहतास को भी कवर कर लेंगे, भभुआ, बक्सर और भोजपुर को भभुआ को ही हम कैमूर भी कहते हैं। तो अगर आप ये देखिएगा तो ये डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं ये सोन नदी के वेस्ट साइड में पड़ती है और गंगा के साउथ में पड़ती है। तो मैं स्टार्ट करना चाहूँगा पर डिस्ट्रिक्ट जो खासियत है, स्ट्रेंथ है, जैसे लास्ट टाइम भी हम डिस्कस कर रहे थे। तो बक्सर के साथ खूबी ये है कि बक्सर बेसिकली जो आपका शुगर केन जैगरी है ना, उस प्रोडक्शन में काफ़ी आगे है। तो ये जैगरी और शुगर केन की सप्लाई जो हमारे पास बनारस है, क्योंकि ये बनारस से सटा हुआ है, या फिर पटना है, तो वो वहाँ पे सप्लाई होता है। और भोजपुर की जो गार्लिक है ना, जिसे भोजपुर में ही आ रहा आता है, तो यहाँ की जो गार्लिक है वो भी बहुत फेमस है। तो हम भोजपुर को कंसंट्रेट कर सकते हैं अराउंड गार्लिक प्रोडक्शन। और फिर यहाँ पे चूँकि लैंड फर्टाइल है बिकॉज ऑफ द सोन रिवर की वजह से, तो यहाँ पे जो वीट पल्सेस, फिर उसके अलावा जो हमारे पास ये होते हैं ऑयल सीड्स होते हैं, राइट। तो यहाँ पे तेल का भी अच्छा खासा उत्पन्न होता है। तो हम भोजपुर को, और फिर उसके अलावा वेजिटेबल्स में भी भोजपुर फेमस है। तो वेजिटेबल्स की ये सप्लाई पटना को भी करता है, क्योंकि पटना सटा हुआ है। तो चूँकि गार्लिक भोजपुर का बहुत फेमस है, तो हम गार्लिक के लिए जीआई टैक्स प्लान कर सकते हैं भोजपुर का। बिल्कुल। और बक्सर में हम, जैसा कि शुगर केन भी एक कैश क्रॉप में आता है, तो हम शुगर केन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हो गए, जैसे जैगरी, पाउडरी जैगरी हो गया, या फिर फ्लेवर्ड जैगरीज हो गए, जिसमें हम गार्लिक प्रोवाइड करें या फिर मस्टर्ड प्रोवाइड करें। तो ऐसे करके फ्लेवर्ड जैगरी हो गए। अब देखिए, हमें इन दो डिस्ट्रिक्ट्स को ना हमें ई कॉमर्स के साथ जोड़ना पड़ेगा, जिसमें जैसे प्रोड्यूसर सप्लायर की एक चेन बनानी पड़ेगी कि आप जैसे ही इसे प्रोड्यूस करो, आप ईजिली आप कनेक्ट कर सको विद बिग बास्केट और रिलायंस की जो सुपरमार्केट है, विद फ्लिपकार्ट, अमेजन एंड जो भी ट्रांसपोर्टेशन बेटर होना चाहिए। हाँ। तो और दूसरी चीज़ ये भी देखिएगा कि एक्चुअली जो जीटी रोड है वो हमारा रोहतास से गुजरता है। आप ये देखिएगा ग्रैंड ट्रंक रोड जो है, जो शेरशाह सूरी ने बनवाई थी, वो रोहतास से गुजरता है। अब हम बात कर लें अगर थोड़ा रोहतास की, तो ये जो जगह है ना, वो लाइमस्टोन और डोलोमाइट इसमें बहुत अच्छा प्रोड्यूस करता है। तो बेसिकली ये एग्रो एज वेल एज इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए हम यूज़ किया जा सकता है। और सेम अप्लाई होता है कैमूर के साथ। कैमूर में भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं। एंड ये जो दोनों डिस्ट्रिक्ट्स हैं ना, यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी भी है। तो जैसे कैमूर में आपको वाटरफॉल्स भी है, तो हम इसको एज अ इको टूरिज्म विद इंडस्ट्रियल हब अटैच कर सकते हैं। अगर देखिएगा औरंगाबाद में हम पिछली बार डिस्कस कर रहे थे, तो औरंगाबाद में यहाँ पे जो नबी नगर है, थर्मल प्लांट, तो हम इस थर्मल प्लांट का फायदा उठाते हैं फॉर एक चीज़ और गौर करने वाली है कि डालमिया सीमेंट और श्री सीमेंट, इन दोनों का ही मैन्युफैक्चरिंग हब है, सीमेंट प्रोडक्शन हब है इन रोहतास। तो हम इसको कैपिटलाइज करें, इस थर्मल पावर प्लांट को कैपिटलाइज करें। इसकी स्टे यहाँ पे जो है वो एक यूएसपी होगी रोहतास एंड कैमूर के लिए। और आप अगर देखिएगा तो ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास कुछ नया क्रिएट करना पड़ेगा फॉर लॉजिस्टिक्स, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी जीटी रोड है एंड दिस इज अ वेरी बिजी रोड। जैसा आपको पता है कि ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट रोड है, 4 लेन 6 लेन है, और हम इसको यूज कर सकते हैं फॉर सप्लाई टू कोलकाता एंड टू द
बे ऑफ बंगाल, तो वहाँ से आप ये दूसरे कंट्रीज में भी सप्लाई जा की जा सकती हाँ। है। और जो खास करके जो सोन के इर्द गिर्द जो विलेजेस हैं या प्रखंड हैं, वहाँ पे फॉर श्योर हम वेजिटेबल्स प्रोडक्शन पे और अच्छा कर सकते हैं, और हॉर्टिकल्चर जो हो गया जिसमें कि हम मैंगो, जैसे यहाँ पे मैंगो ऑर्चार्ड्स भी हैं, जब बक्सर भोजपुर में मैंगो ऑर्चार्ड्स भी हैं, तो हम इंश्योर कर सकते हैं कि उसको और बढ़ोतरी दी जाए। और जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स है, जैसे रॉ पल्प हो गए, ठीक है, रॉ मैंगो से आप पल्प प्रोड्यूस कर सकते हो। उसके अलावा डिफरेंट जूसेस हो गए, पैक्ड जूसेस हो गए, पिकल्स हो गए, तो इन सब की इंडस्ट्रीज भी हम प्रमोट कर सकते हैं। हाँ, फूड हब। तो आई थिंक देखिए हमारे पास बिहार में अगर आप इन समरी आप देखिएगा ना, तो हर डिस्ट्रिक्ट के पास कुछ ना कुछ ऐसा नहीं है कि हाँ, वो इंडिविजुअली नहीं है, नहीं है, उसका यूनिक चीज़ है, यूनिक चीज़ है। और मुझे जो सबसे खूबसूरत चीज़ बिहार की लगती है वो यहाँ की नदियाँ लगती हैं, जिसको लोग हमेशा बोलते रहते हैं कि ये बाढ़ लेकर के आती है। नदियाँ सबसे खूबसूरत चीज़ है। बाढ़ यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ बक्सर में हाँ, यहाँ पे आता है, हाँ। हाँ, परेशान कर, लेकिन वही है कि आप अगर कंट्रोल कीजिएगा फ्लड को, तो वो तो इसके लिए बून है ना। तो अगर आप जिसको बेन बोलते हैं वो एक्चुअली बून है। आप कोशिश कीजिए कि कैसे आप वाटर को मैनेज करें, क्योंकि आप देखिएगा तो ये पूरा बिहार ही वाटर बॉडी से फैला हुआ है, हर डायरेक्शन में ही फैला हुआ है। तो हम अगर ये बोलें कि वाटर प्रॉब्लम है, वो एक सही तरीके, अब देखिए यहाँ पे हम जिसको हम बोलते हैं ना इनलैंड वाटरवेज, तो हम इसको इनलैंड वाटरवेज से भी कनेक्ट कर सकते हैं। आप देखिए तो नीचे अगर मैं औरंगाबाद के पास चला जाऊँ तो सोन नदी है, और इस नदी में हम पानी, ये मतलब हमेशा इसमें अच्छी पानी नहीं होती है, क्योंकि इसमें जो वाटर का लेवल है वो गंगा के बराबर है, और इसमें खनन भी ज़्यादा होता है, सोन खनन में भी ज़्यादा होता है, तो बालू का। हाँ, तो हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि भाई ये आप इनलैंड वाटरवेज के थ्रू आप कनेक्ट कीजिए। आपको अगर किसी चीज़ को भोजपुर से पटना पहुंचाना है, तो रोडवेज के बदले में आप वाटरवेज यूज़ करें, आप वो ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा बेहतर है वो। और आप वाटरवेज यूज़ कीजिएगा तो आपकी जो कॉस्ट है वो 3 से 4 गुना कम लगती है, क्योंकि ये एक एनालिसिस भी है कि वाटरवेज के थ्रू कॉस्ट हमेशा कम लगता है, और आपको वो ट्रैफिक भी नहीं मिलेगी, बशर्ते कि आप बड़े स्केल पे आप इन चीज़ों को आप करना सीख लें। तो देखिए मुझे जहाँ तक लगता है कि थोड़ी इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत है। अब आप बोलिएगा पैसा कहाँ से आएगा, पैसा आपके पास ऑलरेडी है। हाँ, और इन डिस्ट्रिक्ट में एक और फ़ायदा है कि जैसे अगर हम फ्लड कंट्रोल भी कर लेते हैं, जो रिजर्वायर आप पहले बता रहे थे कि वो भी बना सकते हैं, उससे एक फ़ायदा और होगा कि सिंचाई के लिए जो है ना हम भरपूर पानी का उपयोग भी कर सकते हैं। बिल्कुल टाइम टू टाइम, क्योंकि पानी तो सबसे ज़्यादा जरूरी है। करेक्ट। तो एक टाइम पे आपके पास बिल्कुल ड्रॉट है, एक टाइम पे आपके पास फ्लड है। हाँ, फ्लड है। बैलेंस करना तो ये इंसान के हाथ में है ना। हाँ। तो पॉइंट ये है कि सासाराम कैमूर को हम यूज़ करेंगे फॉर इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल पर्पजेस। यहाँ पे इको टूरिज्म भी हम ला सकते हैं, और बक्सर और भोजपुर को हम एग्रीकल्चरल पर्पजेस के लिए मेनली यूज़ करें, क्योंकि भोजपुर में आपकी गार्लिक टॉप क्वालिटी गार्लिक होती है। तो हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि गार्लिक से जो प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए MSMEs बनाएं, इसकी सप्लाई पूरे इंडिया में करें, GI टैग लेकर के आए इसके गार्लिक की। और चूँकि बक्सर में गन्ना बहुत अच्छा होता है और उसके जैगरी बहुत अच्छी होती है, तो फ्लेवर्ड जैगरी उससे रिलेटेड हम पैकेज फूड प्लांट्स, और इसमें MSP भी हम लोग प्रोवाइड करवा सकते हैं। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि मतलब जो रेट बाहर में मिलता है वो रेट यहाँ के किसानों को नहीं मिल पाता है। हाँ, तो मुझे लगता है कि जो भी करप्शन है या फिर जो इम्प्लीमेंटेशन की जो चैलेंजेस है ना, वो दूर की जा सकती हैं विद द राइट अमाउंट ऑफ मनी गिवन टू दीज पीपल। मेरा तो ये कहना है कि भाई देखिए जो सरकारी अफसर्स हैं उनकी सैलरी आप बढ़ाइए, उनको आप उनसे इंश्योर कीजिए कि यार वो करप्शन ना करें। और वो एक तरीका ये है कि भाई अगर वो कोई 40,000 कमा रहा है उसको आप 80,000 रुपये दीजिए, उसको 1 लाख रुपये दीजिए। हाँ, और जो काम जिसका निर्धारित हो टाइम पे पूरा होना चाहिए, क्योंकि इसमें टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। अगर बाढ़ का भी है तो अगर हम टाइम से नहीं करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए जो फसल है वो सब बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि देखिए जो ऑपरेशनल चैलेंजेस है वो तो है बाढ़ से रिलेटेड, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन जो चैलेंजेस है ना, वो करप्शन और जो बीच के जो पूरे ये होती है ना, हायरार्की जो होती है ना, उसमें वो एक बड़ा प्रॉब्लम है। तो उसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि लोगों को इंसेंटिव बेस्ड आप ये दीजिए, मतलब बेसिकली परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव दीजिए। आप अगर कोई अच्छा करता है काम तो उसको और प्रमोट कीजिए, उसको अच्छा पैसा दीजिए आप। हाँ, और किसानों को जैसे सोलर पावर में भी यूज हो सकता है वहाँ पे कृषि करने के लिए, जो जहाँ पे मतलब गर्मी के टाइम में अगर बहुत ज़्यादा
ड्रॉट हो गया हो तो वहाँ पे पानी का ज़रूरत हो तो हाँ, जैसे सोलर पंप्स हम बोलते हैं, सोलर पंप्स हम यूज़ कर सकते हैं और बड़े लेवल पे इंस्टॉल कर सकते हैं सोलर पंप्स, बड़े लेवल पे इंस्टॉल कर सकते हैं उसको। तो और जैसा हम ये बात कर रहे थे ना कि सरकार को इंसेंटिव्स बड़े लेवल पे देना पड़ेगा इन सब चीज़ों, जैसे सोलर पंप्स वगैरह हो गया, या जिससे कि मल्टीपल टाइप के रोजगार क्रिएट हो जाए, राइट। अब जो सोलर से रिलेटेड काम करता है उसको भी रोजगार मिल रहा है, एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी भी जनरेट हो रही है, और साथ ही साथ आप इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर ये भी समस्या नहीं रहेगी ना कि जो भी मान लीजिए बर्डन बढ़ता है कि इतना यूनिट हम माफ़ कर दिए, इतना यूनिट हम कम कर दिए, तो इससे तो टैक्स पेयर का जो पैसा है वही उस पर जा रहा है। अगर हम इसी को अगर सोलर में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा तो दोनों तरफ से फायदा है। करेक्ट। देखिए, आप फ्री में आप जो भी चीज़ें देते हो वो कभी भी नेशन को बिल्ड करने में हेल्प नहीं करता है। आप एग्जांपल ले सकते हैं वेनेजुएला का, उसके अलावा वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रीज़ का आप एग्जांपल ले सकते हैं जहाँ पे भी आप फ्री में चीज़ें आप बांटते हो ना, वो लोगों को डिमोटिवेट करता है फ्रॉम वर्किंग। मतलब कोई क्यों काम करेगा अगर आप फ्री में अगर आप उन्हें पैसा दोगे। बशर्ते अगर कोई अच्छा काम कर रहा है आप उसको और प्रमोट करो, चाहे वो कितना भी गरीब हो। आप जैसे अगर आज के डेट में आप कृषि लोन आप 2 लाख रुपए देते हो, उसे बढ़ा दो। अगर कोई सही में उसे 5 लाख दो, 10 लाख पशुपालन में दे दो आप, और हॉर्टिकल्चर में, तो जिस भी चीज़ में दो आप, लेकिन कुछ काम के लिए दो आप। और एमएसएमई में भी हम लोग काम कर उसमें कर सकते हैं। जो मुद्रा लोन है उसको इम्प्लीमेंट अगर सही तरीके से किया जाए तो और बेटर हो सकता है। लोग जैसे बिहार में लाइव स्टॉक भी बहुत रखते हैं अपने घर में, जो पशु आप जो बोल रहे हैं, तो उसके लिए भी आप उनके देखभाल के लिए या फिर उनके खर्चे के लिए आप फिर वो फंड कर सकते हो। इंस्टेड ऑफ गिविंग 10,000 फॉर फ्री, आप अगर ये करते हो कि भाई आपके घर में 10 लाइव स्टॉक्स हैं, उसके लिए आप फिर फंड करते हो, तो वो फिर उसकी देखभाल कर सकता है इंसान। आप अगर फ्री में दोगे तो वो तो 1 महीने में पैसा खर्चा कर देगा, उसके बाद क्या बेचारेगा। सही है, ठीक है, कंक्लूड करते हैं हम। तो इन्हीं सब मुद्दों पे हम लोग का चर्चा कैसा रहा, कैसा लगा, ज़रूर आप उसमें कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।